स्टूडेंट्स क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 18 सॉल्ट्स के बारे में होगा। आसान तरीन चैप्टर है, फ़ौरन ख़त्म कर लेंगे, अभी के भी आपको याद हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अपनी पेपर पेंसिल उठा लीजिए, बुक भी खोल लीजिए और जो उसमें अहम तीन तरीके होंगे, सलीके होंगे, मतलब काम किस तरह से करना है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बनाने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होंगे, ये सब कुछ बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन फिलहाल इस चैप्टर से नहीं आएगा अभी, तो इसलिए शॉर्ट और एमसीक्यू पर ज़्यादा आप रिलाई करेंगे। ठीक है बेटा जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उनको इस तरह के बेहतरीन लेक्चर्स मिल सकें वक्त पर, क्योंकि आप इस तरह तैयारी कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं और आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। ठीक है बेटा जी, तो इसमें पहला हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ 18.1 अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इन द सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट में आयन कैसे अरेंज होते हैं इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो बेटा सबसे पहले तो आप एक काम करें, आप ऐसा करें कि यहाँ लिखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन मार्क डाल लो, यही आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इस तरह का हम ये भी बात कर सकते हैं कि ये एक ऐसा सवाल है जिसमें पूछा जा सकता है कि सॉल्ट कैसे बनते हैं। तो आपने लिखना है व्हेन एसिड न्यूट्रलाइज बेसिस और अल्कलीज, मतलब जब एसिड अल्कली या बेस के साथ रिएक्ट करता है। अल्कली और बेस एक चीज़ें हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हमने अल्कली की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होती है उन्हें अल्कली बोलते हैं। तो अगर अल्कली या बेसिस के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करें तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा और साथ साथ पानी भी बनेगा। अब यही चीज़ आपने ऐसे लिखनी है जैसे यहाँ पर बताया गया है, व्हेन एसिड न्यूट्रलाइज एसिड और बेसिस और अल्कलीज देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है ताकि सोडियम क्लोराइड बन जाए और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी हो गई, सॉल्ट कैसे बना ये पता भी लग गया और इस रिएक्शन में कौन हिस्सा लेगा ये भी पता लग गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक एमसीक्यू है कि जो भी आयन्स होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये आयन पर मुश्तमिल होते हैं। ये हम पहले ही फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, दो आयन के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही बात यहाँ पर एज आ एमसीक्यू आ जाएगी कि सॉल्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स का, और जब ये आपस में मिलते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से मिलते हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यू हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है। बड़ी क्लासेस में हमारे पास एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा यूनिट सेल, तो हम यूनिट सेल का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल बताया तो यूनिट सेल गया है हमारी बुक में, इस वाली बुक में, लेकिन उसने इसका नाम क्रिस्टल लैटिस रखा है। आसान लफ्ज़ों में बात करें, समझो कि हमारे पास पहाड़ हैं, जैसे कि नमक के पहाड़ हैं। नमक के पहाड़ को हम ऐसा करते हैं हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये जो हिस्से मैंने बनाए हैं जिसमें सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन यानी आयन लगे होंगे, ये सारा हिस्सा एक लैटिस कहलाता है। लेकिन इस लैटिस का एक छोटा तरीन हिस्सा जो यहाँ पर बुक ने दिखाया है, इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। लेकिन फिलहाल चूँकि ये भी लैटिस का पार्ट है, इसलिए इसका नाम किताब ने क्रिस्टल लैटिस ही रख दिया है। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। तो इसका आंसर आपने कहना है ऑपोजिटली चार्ज आयंस अरेंज देमसेल्व इन अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न टू गिव द 3 डायमेंशनल नेटवर्क कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया कि जो पहाड़ होगा, पहाड़ के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे, मतलब उसके पार्ट्स बना लें, कह लें उनमें आयंस हैं, तो वो इस तरीके से बिखरे हुए होंगे और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, इसलिए इसको 3D या 3 डायमेंशनल नेटवर्क भी बोलते हैं। और ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा अभी। तो लिखता है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब एक एमसीक्यू आ रहा है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास एक एमसीक्यू है, और अगर कोई इसको पूछना जाए व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे सॉलिड जो आम टेम्परेचर पर आयनिक होते हैं
यानी कि जैसे आपके घर में खाने का नमक है तो उसको भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अब सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है इसको कैसे क्वेश्चन बनाओगे। इसको आप ये वाला क्वेश्चन बना लो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बयान करो। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ये अहम क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से देखना है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है इन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आयंस होते हैं और क्लोराइड आयंस होते हैं। एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने घेरा होता है। ये बात आपको समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो, क्योंकि यही यहाँ पर बहुत ही अहम हिस्सा रहेगा। अब आपने यहाँ पर 7 लाइन्स काउंट करनी है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 3 नीचे और 3 ऊपर और एक दरमियान लाजमी आना चाहिए। मतलब इतनी लंबी लाइन आपने खींचनी है, ठीक है बेटा जी। आपके पास ये लाइन जो है ना लगाना आसान होगी, क्योंकि आप ऐसे काउंट कर सकते हो जैसे मैंने काउंट किया है। और उसको लाइन को लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन सा हमारे लिए दुरुस्त रहेगा। तो आपने यहाँ लाइन लगानी है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और स्केल के ज़रिए से क्या करना है, ये लाइन बिल्कुल ऐसे भी लगानी है, ठीक है। स्केल के ज़रिए से काउंट करके लगानी है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जितना है उतनी ही होनी चाहिए, तो ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हो सेम टू सेम इसी तरीके से स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना है। तो हम स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पास ये टैबलेट है, इसमें लाइनें ठीक हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। हैंड रिटन भी बनाया हुआ है मैंने, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे ज़रा अनईजी फील होता है, ठीक है। लेकिन समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अब आपने ये जो स्क्वायर बनाया है ना, ये स्क्वायर 3 दफ़ा बनाना है आपने, ठीक है। एक दफ़ा बन गया, अब दूसरी दफ़ा यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जितना ऊपर से जगह छोड़ोगे उतनी यहाँ से, ये आप पैमाने से नाप सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और फिर दोबारा से आपने यही बनाना है और रिपीट करना है बस, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। ओके हो गई बात। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सब के कॉर्नर्स को मिला देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके दरमियान में एक लाइन और लगानी है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको ज़रा आपको दिखाने के लिए कि ये हाफ कैसे हुई है, देखो आपने एक लाइन छोड़ी, दूसरी और ये तीसरा पॉइंट, इस तरह यहाँ से भी एक लाइन छोड़ी, दूसरा और तीसरा पॉइंट, मतलब दरमियान में जब मैंने पॉइंट लगाया है ये बिल्कुल मिड बनता है। इस तरह आपको मिड वैसे नज़र भी आ जाएगा, लेकिन ना समझ में आए तो बस आपने इस तरह से इसको समझना है कि ये मिड बन गया है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मिड पॉइंट निकाला, इस मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाना है ऐसे कर, ठीक है। ये मैं बनाता हूँ, आप भी पेंसिल से बना रहे हो तो मैं भी सिंगल कलर में ही बना लेता हूँ। इधर से भी ऐसे करना है, ऊपर से भी आपने नाप लेना है, ठीक है, कि इस लाइन का हाफ कहाँ बनता है। जैसे यहाँ बनता है तो इसको आपने जहाँ हाफ बनता है वहाँ से आपने इसको तिरछा खींचना है। सब लाइनें एक तरफ तिरछी होनी चाहिए। और इस तरह ये भी आपके पास यहाँ पर हाफ बनता है, ठीक है। अब आपने जो हाफ हाफ कर लिया, इनको आपस में जोड़ना है। अच्छा, मैं लाइनों को थोड़ा सा ज़रा जस्टिफाई करने के लिए, आप परेशान ना हो, मैं ज़रा एहतियात से समझाता हूँ आपको। ये समझ लीजिए पहला पॉइंट है, ठीक है। किसी को ये पहला पॉइंट नजर आएगा, किसी को ये पहला पॉइंट लगेगा, ये आंखों का इल्यूजन होता है। तो आपने जस्ट इसको इसके साथ मिलाना है, इस तरह दरमियान वाले को दरमियान वाले के साथ मिलाना है और आखिरी वाले को आखिरी वाले के साथ। बिल्कुल ऊपर से भी ऐसा करना है, आखिरी वाले को आखिरी वाले के साथ या पहले वाले को पहले वाले के साथ, जहाँ से शुरू करो आपकी मर्जी। 1, दरमियान वाले को दरमियान वाले से और आखिरी वाले को आखिरी वाले से, बन गया। अब जैसे आपने ये लाइन खींची थी, बिल्कुल सेम लाइन आपने यहाँ पर भी खींचनी है। लो भाई, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल पैटर्न बन गया। अब आपने इसमें कुछ ऐसा करना है जो मैं आपको समझाऊंगा, ये बड़े एहतियात के साथ बात समझनी है आपने। अब आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैं कुछ कलर स्कीम कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप सोच के चलो कि ये दरमियान वाला एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, और ये बिल्कुल दरमियान में हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। अब इसके ऊपर हमने सोडियम और क्लोरीन लगाने हैं। हम ये मान के चलते हैं
कि ये हमारे पास रेड कलर में एक सोडियम है, ठीक है, और ब्लू कलर में क्लोरीन है। क्लोरीन को थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो एक आपके पास हो गया सोडियम, एक हो गया क्लोरीन। अब आपने करना क्या है, अब आपने सोडियम को सोडियम की जगह और क्लोरीन को क्लोरीन की जगह लगाना है। तो दरमियान में आपने क्या लगाना है, सोडियम लगाना है, ठीक है। तो ये सोडियम लग गया जी यहाँ पे। और फिर क्या करना है आपने, फिर आप लेना है क्लोरीन। कैसे लगाना है, आप लगाना है साइड पे क्लोरीन, यानी दाएं क्लोरीन कह लो, और ये आपके पास बाएं क्लोरीन। कितने हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। फिर ऊपर क्लोरीन और नीचे क्लोरीन, फिर पीछे क्लोरीन और आगे क्लोरीन। अब इन सब चीज़ों से आपको क्या सबक मिला, अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास कुछ यूं है कि दरमियान में एक सोडियम है, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे और आगे कितने, 6 क्लोरीन है। तो आप क्या कह सकते हो कि एक सोडियम को 6 क्लोराइड आयन ने, एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ है। अब ये तो आपके पास एक चीज़ आएगी, जब किताब लिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इस लैटिस को कंप्लीट करते हैं। अब दरमियान में हमने लगाया था सोडियम, फिर ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन छोड़कर फिर क्या लगाना है, सोडियम, फिर क्लोरीन छोड़कर क्या लगाना है, सोडियम, फिर क्लोरीन छोड़कर सोडियम, फिर क्लोरीन छोड़कर, और ये आपके पास सोडियम। बिल्कुल इसी तरीके से दरमियान में सोडियम है, फिर क्लोरीन छोड़कर सोडियम, और फिर यहाँ पे क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम। मतलब आपने ऑल्टरनेटिवली लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्लोरीन, और फिर उसके बाद सोडियम, तो फिर यहाँ पर आएगा सोडियम। तो आप दरमियान वाली लेयर भी, और इस तरह से यहाँ पे देख लो। अगर आपके पास समझ ना आ रही हो तो साथ साथ क्लोरीन लगाते जाओ, ठीक है। जैसे देखो जहाँ तक छूट गई है वहाँ लगाना पड़ेगा। ये क्या आपके पास सोडियम, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, सोडियम यहाँ पर आएगा इसका मतलब है, और क्लोरीन यहाँ पर आएगा। ये सोडियम, फिर ये क्लोरीन, फिर यहाँ सोडियम आएगा, तो इधर क्लोरीन, इधर सोडियम आ चुका है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम, फिर क्लोरीन, और फिर सोडियम, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन। और अब लगाते हैं सोडियम। देखो क्लोरीन के बाद क्या आ गया, सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, और फिर सोडियम, ठीक है। यानी हर जगह आप लगाते जाओ, कोई जगह ऐसी ना हो जो रह जाए। देखो भाई कोई जगह तो नहीं जो रह गई हो। तो इस तरीके से आपके पास एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना कि अगर सोडियम को आपने कहाँ रखा है, दरमियान में, तो 6 क्लोरीन उसके इर्द गिर्द होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। और अगर आपने क्लोरीन को दरमियान में तस्वर किया है तो सोडियम उसके गिर्द के 6 आ जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। तो ये आपके पास सिंपल सा बन गया। इसे कहते हैं यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर आप सर्च भी कर लेंगे यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड सर उमैर खान, तो आपको ये हैंड राइटिंग में भी मिल जाएगा। इसका नाम यूनिट सेल भी है, और आपकी किताब के हिसाब से इसका नाम क्रिस्टल लैटिस भी है। अगर मैं आपको यहाँ से येलो वाला पीस अलग करके दिखाऊं तो भी आपको समझ में आएगा कुछ और स्ट्रक्चर भी है। जैसे कि देखो सिर्फ येलो कलर वाले के हिस्से को हम बाहर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से 7 हमने यहाँ से लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, और दरमियान वाला भी बनाओ, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ऐसे करके 1 2 3। अब वही दोबारा से देखो, दरमियान में क्या है, सोडियम, और उसके दाएं यानी कि एक तरफ क्या है, क्लोरीन, दूसरी तरफ भी क्लोरीन, ऊपर भी क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन, पीछे भी क्लोरीन, आगे भी क्लोरीन। आप समझो यहाँ पर ये दरमियान का हिस्सा है, इसको हमने ऐसे जोड़ना है। ठीक है, ये आपके पास हो गया एक प्लेन सा, इसे प्लेनर ज्योमेट्री भी कहते हैं या स्क्वायर प्लेनर। अभी फिलहाल मुकम्मल नहीं बनी। अब आपने जो बनाया इसको ऊपर से नीचे भी बनाओ, मतलब छतरी ऊपर से नीचे बनानी भी है। कलर वही रखते हैं इसका। ये देखो ऊपर वाले को नीचे चारों से मिलाना है आपने। एक तरह की 4 हिस्से बन गए, 4 छतरी, यानी छतरी ऐसी बनी जिसके 4 साइड्स हैं।
इसी तरह की छतरी नीचे ही बनानी है, यानी इसको सोचते हुए 1 2 3 और आखिर के अंदर ये जो पीछे से आ रहा है इससे उधर, इसको मैं ऐसे करके बनाता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी लगे। देखो भाई, ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल इसी के अंदर से, किसके अंदर से, इसके अंदर से निकाल कर बनाया है। इसका नाम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन ही बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये भी सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा जी, और ये भी एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। इसको हमने क्या नाम दिया था, यूनिट सेल या फिर क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये आपने बनाना सीखना है, इसकी ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं है, लेकिन ये आपने ज़रूर बनाना सीखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो एग्ज़ाम में बनाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का ये पार्ट होगा। अभी देखो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके बनाया है और आपको शायद मुश्किल भी लगा हो, लेकिन जब इसे बार बार बना लोगे फिर कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो ये जी आपके पास क्वेश्चन था, एक्सप्लेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये मैंने आपको पहले दिखाया था। अच्छा जी, अब जो कुछ हम सीख कर आए हैं, यानी ये हमने बनाना सीख लिया है, अब हम इसके मुताबिक दोबारा से देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो लिखता है इन सोडियम क्लोराइड, हर एक जो सोडियम है उसको क्या किया हुआ है, 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ है। 6 कैसे, दाएं, यानी आप कह लो बेशक इसको राइट, ये कह लो लेफ्ट, ये कह लो टॉप, ये कह लो बॉटम, ये कह लो बिहाइंड और ये कह लो फ्रंट, ठीक है, बैकवर्ड एंड फ्रंट। तो इस तरह से 6 क्लोरीन ने इसको घेरा हुआ है। तो ये फिगर आपको दिखाता है, आपने बुक में ये नहीं लिखना, यानी एग्जाम के अंदर फिगर 18.1 आपने खुद फिगर बनानी है, बस आपने लिख देना है फिगर शोज हाउ दीज आयंस आर अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस हैविंग द शेप ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब आप गौर से देखो, अब आपने ये सोचना है इसके अंदर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक छक्का है, छक्के का ये एक साइड है, एक साइड को हम उसको मानते हैं फेस। छक्के में कितने फेस हुए, 6 फेस हुए। तो फेस के दरमियान में क्या है, सेंटर में एटम मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आपके पास ऊपर वाला फेस है, इस फेस के दरमियान में क्या है, भी एटम मौजूद है। और इस तरह ये जो आपको फेस नज़र आ रहा है, इसके फेस के दरमियान में भी एक एटम मौजूद है। अगर ऐसा हो तो इस ज्योमेट्री का नाम या इस बनावट का नाम फेस सेंटर्ड क्यूब रखा जाता है। द बिगर क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो देखो जब हमने डायग्राम बनाई, चाहे हमारी देखो चाहे ये एक ही बात है, देखो कॉर्नर ये हैं 1 2 3 4, ठीक है। छक्के के जितने साइड्स हैं उनके सिर्फ कॉर्नर आपने गिनने हैं। तो जो कॉर्नर्स हैं, जैसे ये आपके पास कॉर्नर वाले क्लोरीन है, ठीक है, दरमियान में भी क्लोरीन है, लेकिन आपने सिर्फ कॉर्नर की बात करनी है। तो वो कहता है क्लोरीन जो बिगर आयंस हैं वो कॉर्नर पर हैं एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। अब देखो ये आपके पास फेस है, सेंटर में कौन है, क्लोरीन। ये आपके पास एक फेस है, सेंटर में क्या है, क्लोरीन। सिमिलरली नीचे वाला ये आपके पास एक फेस है, सेंटर में क्या है, क्लोरीन। तो इस तरह से वो कहता है सेंटर में भी क्लोरीन है और कॉर्नर में भी क्लोरीन है, बस ये आपने याद रखना है। वाइल जबकि स्मॉलर सोडियम आयन ऑक्यूपाई द एजेस ऑफ द क्यूब। लेकिन अगर आप एज देखें, एज कहते हैं किनारों को, जैसे ये एक किनारा है, ये एक किनारा है, ये एक किनारा है, ये एक, हर किनारे के सेंटर में क्या है, हर किनारे के सेंटर में क्या है, सोडियम है। इस तरह यहाँ भी देखो सेंटर में, यहाँ देखो सेंटर में, यहाँ देखो सेंटर में। तो इस तरीके से हर सेंटर में क्या मौजूद है, सोडियम मौजूद है। तो सेंटर, एजेस के सेंटर में या एजेस के ऊपर सोडियम मौजूद हैं और इस पूरी शेप के कॉर्नर्स पर क्या हैं, क्लोरीन जो कि बिगर आयंस हैं वो मौजूद हैं। तो ये आपने बताकर बात खत्म करनी है। मतलब इसमें बेसिकली एक आपके पास आ जाएगा कि स्ट्रक्चर बनाना है आपने, और दूसरा इसी स्ट्रक्चर के बारे में मोटी मोटी बातें लिख देनी है, तो आपका ये अहम सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब चलो मज़ीद आगे। नेक्स्ट हमारे पर टॉपिक बनता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बताओ। अब इसमें क्या करोगे। नेक्स्ट टॉपिक बनता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। भाई आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इनको आप गर्म करोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए बुक ने मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन लगता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये है, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली वेरी हाई। वो ज़्यादा क्यों होते हैं। तो जवाब इसका आपने लिखना है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द आयंस, यानी आयन के दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव वाली ताकतें। याद रखा जाए कि जब हम बॉन्डिंग पढ़ रहे थे
तो हमने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको पढ़ा था? आयनिक बॉन्ड को, यानी जो आयन के दरमियान बनते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड ही हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और ये कैसे होती हैं, ये हमें कहाँ दिख रही हैं? जो हमने यहाँ डायग्राम देखी, तो ये जो आपके पास एक क्लोरीन और एक सोडियम, फिर इस तरह से यहाँ पर एक क्लोरीन, फिर आगे सोडियम। तो इस तरह ये दरमियान में जो बॉन्डिंग बन रही है, ये बॉन्डिंग ही क्या कर रही है? इस लैटिस को स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो यही बात वो कहता है आगे भी, कहता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है आयन के दरमियान एक लैटिस में। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द फोर्सेस, कहता है इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए अच्छी खासी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लेते हैं तो ये भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। फिर आगे अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो एक दो लाइन एक्स्ट्रा भी कर लें, जो लोग फास्ट लर्नर हैं तो वो इसके अंदर ये ऐड कर लें। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन्स एंड देयर साइज। तो दो यहाँ पर फैक्टर्स भी आ गए हैं। नंबर 1, चार्ज। देखो किसी पे चार्ज होता है +1, किसी पे +2, किसी पर +3 चार्ज होता है, ठीक है। और साइज, ऊपर से नीचे चलो तो साइज बढ़ जाते हैं पीरियड टेबल में, और लेफ्ट टू राइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइज पर और चार्ज की मिकदार पर डिपेंड करता है कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगी। जाहिर सी बात है, अगर सोडियम फोर्स बनाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर कर पॉजिटिव आयन में चेंज होगा, और अगर आपके सामने मैग्नीशियम बॉन्ड बनाएगा तो वो 2 चार्जेस उसके ऊपर होंगे, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इस तरह चार्जेस की मिकदार तब्दील हो जाती है। हायर द चार्जेस, अब यहाँ पे आपने लिखना है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स। अब वो फैक्टर के बारे में बता रहा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका एमसीक्यू भी है। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन कह लो ऑफ चार्ज, या कह लो हायर चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा एंड स्मॉलर आयन होंगे तो साइज लीड टू द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, मतलब साइज छोटा और चार्ज ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास साइज सबके सेम है, तो चार्ज किसी में +2 है, किसी में +3 है, तो +3 वाला जो होगा वो जो आयन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएगा, क्योंकि वो छोटा है, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, एंड हेंस हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको समझ में आया कि दो ऐसे आयन के दरमियान अगर बॉन्ड बने जो साइज में छोटे हैं और उनमें चार्ज की मिकदार ज़्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़ जाते हैं। अच्छा भाई, ये आपके पास ऊपर का हिस्सा हो गया, ये भी आप लिख सकते हो और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब चलता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये एमसीक्यू भी है यहाँ पर, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कहेंगे राइट, क्या राइट? राइट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड लिखा जाए या सॉल्ट लिखा जाए, एक ही बात है। तो वो कहता है कि सॉल्ट में या आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के बारे में लिखो। तो जवाब क्या आएगा? आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आयनिक कंपाउंड जो आपके घर में मौजूद नमक का डब्बा है, अगर आप उसमें 2 तारे लगा दो और यहाँ बैटरी लगा दो, बल्ब दरमियान में लगा दो, ठीक है, यानी यहाँ पर, और इधर से आपने बिजली दे देनी है, तो बिजली से बल्ब नहीं जलेगा। हाँ, अगर आप उसी नमक के अंदर पानी डाल दो तो वो आयन बन जाएंगे, और आयन बिजली के कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह लो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो लिखता है आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, ये भी आपका एक एमसीक्यू बन जाएगा। हाउएवर दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और व्हेन दे आर डिसॉल्व इन अ वाटर। दोनों सूरतों में आयन बनते हैं, क्योंकि हमने मोल्टन सॉल्ट की भी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी, जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं, और इस तरह से पानी में डिसॉल्व करने पर भी आयन बनते हैं। दोनों सूरतों में वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका आपने यकीन एक मूवी भी देखी होगी जिसका नाम था 3 इडियट्स, तो उसके अंदर वो दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, ये समझ लीजिए ये चम्मच है, इस चम्मच को क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, याद होगा आपको, कि उसके ऊपर एक धार मारी गई थी यूरिन की, तो करंट जो है वो यहाँ से गया और इधर से होता हुआ बॉडी में चला गया। तो इस तरह से मतलब ये हुआ कि जो यूरिन होता है वो भी इंतहाई ज़्यादा सॉल्ट रखता है, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल समझ आ गई होगी। लिखता है इन द सॉलिड स्टेट आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता है चूंकि आयन
के अंदर, या कह लो कि जो सॉलिड होता है वो जिन आयन से मिलकर बनता है, वो आयन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। दे आर नॉट फ्री टू मूव, तो आसानी से हरकत नहीं कर पाते। देयरफॉर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सॉलिड स्टेट में इसलिए कंडक्टिविटी नहीं होती क्योंकि आयन आज़ाद नहीं होते। ठीक है, तो ये वाली बात आपके पास हो गई। इसी का वाइस वर्सा कर लो कि जब हम उसको हीट कर देते हैं यानी मेल्ट कर देते हैं, या हम उसको पानी में हल करते हैं सॉल्ट को, तो वो स्टार्ट कंडक्टिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली बात आप मज़ीद लिख सकते हो, और भी अगर लिखना चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इस हिस्से के साथ ये लाइन जोड़ लो। वो कैसे? एमसीक्यू के तौर पर भी याद करनी पड़ जाएगी और ऊपर भी जुड़ जाएगी। आयनिक कंपाउंड सर्व एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये वाली बात हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी कि जब हम उसको डिसोसिएट तोड़ते हैं मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में, कि कब होता है, यानी अगर हम बात करें सिंपल सी ऐसे कि आपने कई दफ़ा पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड को पानी में डालो तो वो बन जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये ऊपर लिखा है उसने कि पानी में डाल दो या उसको पिघला दो तो वो अपने आयन में चेंज हो जाता है। कौन? सॉल्ट। अब यहाँ पर आपके पास क्या रहता है? एक क्विक चेक आ जाता है। क्विक चेक कहता है हाउ द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड अरेंज देमसेल्फ। मैंने आपको सिखा दिया है, यानी किस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है। तो यही सवाल है, इस सवाल को यानी जवाब यही है, सवाल थोड़ा सा हमने हल्का सा चेंज कर दिया है। अब चलो वापस, सेकंड क्वेश्चन है डू यू एक्सपेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl इज बीइंग हायर इन लोअर और लोअर देन सोडियम क्लोराइड। देखो भाई, सोडियम ऊपर आता है, पोटाशियम नीचे आता है, पोटाशियम बड़ा है और जो क्लोरीन है उसका साइज तो सेम रहेगा दोनों जगहों पर। तो कौन फैसला करेगा भाई? छोटा साइज हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रखता है, जिसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके पास यानी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स रखेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो और पोटेशियम क्लोराइड का कम होगा। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है दैट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, मतलब पानी में कौन से सॉल्ट सॉल्युबल हैं, हल हो जाते हैं, और कौन से नहीं हो जाते। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो भाई क्या कहता है। कहता ये है सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे कई फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो वो आपने याद रखना, ये आपका MCQ बन जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्ट एंड टेम्परेचर, कुछ चीज़ें पानी पे यानी पानी में तब हल होती हैं जब ज़्यादा टेम्परेचर हो, और कुछ चीज़ें तब जब पानी ठंडा हो, यानी ये सॉल्ट के हिसाब से बात होती है कि कौन सा सॉल्ट किस टेम्परेचर पर सॉल्युबल है। इसी तरीके से नेचर ऑफ सॉल्ट भी वो भी यही है कि सॉल्ट किस तरह का है। ठीक है, वो सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, या किसी भी तरीके का है। ठीक है, हम थोड़ा समझते हैं इस क्लासिफिकेशन को और अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वही बात करेंगे कि सेवरल फैक्टर। ठीक है, नंबर 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स इंक्लूड ऑल। अब आपने याद कर लेना है कि सोडियम हो, पोटाशियम हो या अमोनियम हो, वो जो सारे सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये छोटा सा मैंने हिस्सा आपके सामने रख दिया है, इसको सबको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको आसान करके भी बुक ने बताया है, वो कैसे वो बता समझा देते हैं। अच्छा, आगे देखो सिमिलरली ऑल मेटालिक नाइट्रेट, जैसे कि आप कह लो सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, यानी सोडियम का नाइट्रोजन के साथ सॉल्ट, आर सॉल्युबल इन द वाटर, यही पानी में सॉल्युबल है। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर द मोस्ट क्लोराइड्स, और सोडियम के क्लोराइड हैं या पोटेशियम के क्लोराइड हैं, ठीक है, और या सल्फेट है जैसे सोडियम सल्फेट वगैरह, तो ये भी पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो इन कंट्रास्ट जबकि उलट चलो तो जो सारे कार्बोनेट्स हैं विद एक्सेप्शन ऑफ द कार्बोनेट ऑफ सोडियम, यानी सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम कार्बोनेट के अलावा जितने कार्बोनेट हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, अब बात समझ नहीं आ रही यहाँ पर, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये लिखा है, रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन ज़रा इसको हम एक तरीके से समझते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप राइट कर दो तो भी काम चल जाएगा, और एक लाइन और लिख दो जैसे कि क्लोराइड ऑफ सिल्वर लेड, ये आपके पास एग्जाम्पल बन जाएगी इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। तो पहला पैराग्राफ अगर आप राइट कर देते हो, जो यहाँ तक कर लेते हैं, तो ये आपके पास समझ लीजिए सारा काम
ख़त्म हो गया। अच्छा, अब चलते हैं वापस, यानी कि अहम बात पे कि आप इसे याद कैसे करोगे। तो याद करने के लिए ये हिस्सा बहुत ही अहम रहेगा। इसमें वो देखो सब लिखता है कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल हैं और कौन से इनसॉल्युबल हैं। जैसे वो कहता है कि सॉल्ट ऑफ अभी जो ऊपर पढ़ कर आए हो वही सेम टू सेम लिखा हुआ है, सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड अमोनियम एंड ऑल नाइट्रेट्स। ठीक है, वो किताब ने 2 फिक्रों में लिखा है, इसने सिर्फ यहाँ पर एक जगह पर लिख दिया सारे सॉल्युबल हैं और में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनसॉल्युबल हो। तो ये आपके पास सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात वो कहता है ज़्यादा सॉल्युबल हैं और कम इनसॉल्युबल हैं। वो कौन से हैं? वो हैं क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। कहते हैं मोस्ट ऑफ सॉल्युबल हैं, यानी मोस्ट ऑफ सॉल्ट इनके सॉल्युबल हैं, लेकिन चंद एक इनसॉल्युबल भी हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल मैं साथ साथ दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाएं। अच्छा, फिर सल्फेट्स, ये भी ज़्यादातर सॉल्युबल हैं, लेकिन चंद एक सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, जैसे सोडियम, जैसे अपना बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये पानी में हल नहीं होते। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो होंगे जैसे सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, वो सॉल्युबल होंगे। अच्छा, अब बात आती है कार्बोनेट की। कहता है सिर्फ सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के जो कार्बोनेट हैं वो तो सॉल्युबल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कार्बोनेट हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जितने भी आपके पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ले लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, उन सब के कार्बोनेट वो सॉल्युबल नहीं है। फिर हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सारे के सारे सॉल्युबल हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मोस्ट इनसॉल्युबल है, यानी इसके अलावा जितने होंगे, जैसे सोडियम की जगह आप ले लो कैल्शियम, बल्कि कैल्शियम तो उसने लिख दिया, थोड़ा सा लिखा है, कैल्शियम भी ठीक एग्जांपल है लेकिन दरमियान में आती है, ना फुली सॉल्युबल है ना फुली इनसॉल्युबल है, इसलिए कहते हैं पार्शली, अधूरा। लेकिन आप ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो इनसॉल्युबल रहेगा। इसके अलावा ले लो बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल रहेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल रहेगा। तो ये मैंने आपको चंद मिसालें दे दी हैं। अब इसका मकसद क्या था जो मेरा ये बताना था? देखो, मैं समझता हूँ कि पहले आपको ये वाला टेबल याद करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनेंगे, इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, और जो ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन ये करवा कर आया हूँ मैं आपको, अगर आपने नीचे टेबल याद कर लिया तो फिर ऑटोमेटिकली ये हिस्सा भी खुद ब खुद याद हो जाएगा, मतलब टेबल ही लिखा हुआ है ये। और इसमें से चंद आपने चीज़ें कहनी है, कौन से सॉल्युबल हैं, जो सॉल्युबल हैं उनकी एग्जांपल दे दो, और जो इनसॉल्युबल हैं उनकी एग्जांपल दे दो। इस तरह सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की तारीफ भी बन जाएगी और साथ साथ उनकी एग्जांपल भी आ जाएंगी। अच्छा, ये तो था आपको टेबल को समझाने का मकसद, यहाँ पर टॉपिक भी एंड हो रहा है। इसके बाद अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अगर ऊपर भी देखोगे तो आपको भी नजर आएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड, नीचे भी हाइड्रोक्साइड दिए थे। ठीक है, इसके अलावा ऊपर भी दिए हुए हैं कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो कार्बोनेट्स, ये आप हेडिंग भी बना सकते हो इस चीज़ों की। हेडिंग ये देखो, ये है जी सल्फेट्स। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि चाहो तो हेडिंग बना के लिख दो, अगर इसके लिए आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, कुछ लाइन अलग करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे बनाया सारा जो है ना पड़ा हुआ है, बस यहीं से आपने लिख दो तो बेहतर रहेगा। अब है जी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट। आप सॉल्युबल सॉल्ट को प्रीपेयर कैसे करोगे? तो मेथड तो वही पुराना ही है, लेकिन बस थोड़ा सा उसको किताब ने अपने तरीके से लिखा है और इसे शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। और क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड विद वाटर सॉल्युबल बेस। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो, मैं अगर क्वेश्चन समझना नहीं आया तो। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड एंड वाटर सॉल्युबल बेस, मतलब आपने एक एसिड लेना है और एक बेस, ऊपर ही पढ़ कर आए हैं। एसिड और बेस का मिक्सचर या उनका मिलाना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक नाम और भी है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, तो आपने इस मेथड से क्या करना है, एसिड और बेस को मिलाना है। बस फर्क ये है कि दोनों पानी में पहले हल करने हैं फिर आपस में मिला देना है। जैसे कि देखो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को नाइट्रिक एसिड से मिला दिया, तो मिलाने के बाद पोटाशियम नाइट्रेट और वाटर बन गया। ये क्या है? ये सॉल्ट है। ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है।
अब आपको ये सॉल्ट बनाना आ गया। अब यही चीज़ आप ऊपर देख लो, यही लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड एंड वाटर सॉल्युबल बेस। द एसिड एंड बेस आर सेलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्ट विच इज़ टू बी प्रीपेयर्ड। देखो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको पोटाशियम नाइट्रेट बनाना है तो आपको इन दोनों को बनाना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए आपको पोटाशियम सल्फेट बनाना था तो फिर यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना था। अगर आपने पोटाशियम नाइट्रेट की जगह पोटाशियम क्लोराइड बनाना था तो यहाँ पर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्ट बनाते हो, जो सॉल्ट बनाते हो उसी हिसाब से आपको एसिड और बेस देने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वो भी आपने ऐसे बनाना है कि सॉल्युबल पोटाशियम नाइट्रेट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आ जाएगा हाउ टू प्रिपेयर पोटाशियम नाइट्रेट या सॉल्युबल पोटाशियम नाइट्रेट, ये आप कैसे बनाओगे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप जब ऊपर ये लिखोगे ना, उसकी एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 लाइन लिख देना। और अगर आपने नहीं लिखनी, बस फिर जब सवाल आएगा तो भाई पोटाशियम नाइट्रेट को आपने कैसे बनाना है, तो बेटा फिर आपने यही कहना है कि हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, जिसके नतीजे में पोटाशियम नाइट्रेट और वाटर बन जाएगा। ठीक है, और आपने इसे फ्लास्क में ले लेना है। बस यही चीज़ें आपने लिखनी है और इस तरह से बनाने का तरीका है। मतलब ऊपर जनरल सी एग्जाम्पल है, मतलब आप कह लो ऊपर एक डेफिनेशन है और नीचे इसकी एग्जाम्पल है। तो दोनों लिखो एक ही सवाल में तो भी अच्छी बात है। अच्छा भी, यानी सवाल कैसे आ जाए, सवाल आ जाए व्हाट इज टाइट्रेशन मेथड, तो अभी ये आपने जवाब लिखना है। सवाल आ जाए राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, तो भी आपने यही बातें लिखनी है। सवाल आ जाए हाउ टू प्रिपेयर सॉल्युबल पोटाशियम नाइट्रेट, तो भी आपने ये बातें लिखनी है। तो ये आपके पास 2 पैराग्राफ में बहुत सवाल बन जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को आपने इस तरह से लिखना है, हाउ टू गेट सॉल्ट क्रिस्टल्स या हाउ टू गेट सॉल्ट, हाउ टू फॉर्म द सॉल्ट्स। तो इस तरह से कई तरह सवाल आ सकते हैं और आपने उनके जवाब यही देने जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने लिखना यहाँ से कि इफ़ द सॉल्ट बीइंग प्रीपेयर्ड इज स्टेबल टूवर्ड्स हीट, कहता है अगर हरारत देने पर सॉल्ट ख़राब नहीं होता, देन इवेपोरेट द सोल्यूशन बाय ड्राइनेस टू गेट द सॉल्ट। देखो भाई, मिसाल के तौर पर आपने एसिड और ये आपके पास एसिड या आपके पास बेस, इन दोनों को आपने मिलाया है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद आपको क्या हासिल हुआ है, सॉल्ट। ठीक है ना, आपको सॉल्ट हासिल हुआ है। तो सॉल्ट जब हासिल होता है उसके साथ पानी भी होता है। तो पानी को क्या करना पड़ेगा, खुश्क करना पड़ेगा, यानी इवेपोरेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप उस सॉल्ट को ज़्यादा हरारत दे सकते हो जो हरारत के ऊपर स्टेबल रहे। ये ना हो कि पानी उड़ाने के चक्कर में सॉल्ट ख़राब हो जाए। तो ये थोड़ी सी आपने बात याद रखनी है। बहरहाल पहला जो प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन। पहले आप पानी को उड़ा दो। ठीक है, उड़ाने के लिए आप हीट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, सॉल्ट ख़राब होने का डर है, ऑल्टरनेटिवली तो एक और तरीका है, मुतबादिल तरीका है। वो क्या है, हीट द सोल्यूशन जेंटली अंटिल द थिन फिल्म ऑफ क्रिस्टल इज़ फॉर्म। देखो कभी कभी आपने दूध में देखा होगा, दूध को जब हम पकाने के बाद या उबालने के बाद हल्की सी आंच पर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक क्या होता है, एक फिल्म का होता है, एक बारीक तह बन जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप पानी को हल्का हल्का गर्म करें, मतलब हाई टेम्परेचर पे नहीं, बिल्कुल लो आंच पर, मतलब हल्का गर्म करते रहें। तो फिर क्या होगा, वो पानी उड़ जाएगा। पानी उड़ जाएगा, पहला अमल मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा अमल है ठंडा करने का। तो आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने से जैसे दूध के ऊपर जो वो भी क्रिस्टल्स होती हैं लिपिड्स की, तो वो अच्छी खासी बन जाती हैं। इसी तरह यहाँ भी आप ये सोच के चलो कि क्या हुआ, पहले इवेपोरेट करके पानी उड़ा दिया, फिर कूल करके अच्छी खासी क्रिस्टल बना ली। अब क्रिस्टल जब बन जाएंगी तो थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद होगा जो उड़ नहीं रहा, तो फिर आप उसे फ़िल्टर कर लोगे और फ़िल्टर करने के बाद पानी अलग और क्रिस्टल अलग हो जाएंगी। और जो क्रिस्टल आपको मिल गई हैं उसको मज़ीद ड्राई करने के लिए रख दें, इस तरह वो खालिस क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह आपने क्या करना है, पॉइंट बना लेने हैं। यानी सॉल्ट पहले बनाकर दिखा दो, आपका दिल करे तो, या बता दो कि सॉल्ट जब बनता है तो साथ वाटर होता है, फिर इवेपोरेशन करनी पड़ती है, फिर उसे ठंडा करना पड़ता है, फ़िल्टर करते हैं, फिर ड्राई करते हैं और क्रिस्टल तैयार हो जाती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, यूज़ ऑफ सॉल्ट। यानी कि कहते हैं सॉल्ट का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो सॉल्ट का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर तो आंसर आपने लिखना है, कॉपर सल्फेट इज़ यूज फॉर फंगीसाइड। फंगीसाइड का मतलब होता है कि फंगस को मारने के लिए,
और अदर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। पानी अगर हार्ड हो गया है तो उसे सॉफ्ट बनाया जाता है, यानी पीने के काबिल बनाया जाता है। और गिलास की तैयारी के अंदर भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से सॉल्ट का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, उसमें वो लिखा हुआ है कि क्रिस्टल ऑफ सोडियम सल्फेट बनाओ। तो सोडियम सल्फेट बनाने के लिए आपको एक बेस चाहिए जिसमें सोडियम हो, और एक एसिड चाहिए जिसमें सल्फेट हो, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओ। बाकी मैंने बताया था कि एक होती है इस तरह से ब्यूरेट, और यहाँ पर होती है एक फ्लास्क। फ्लास्क में आप ले लो मिसाल के तौर पर अपना बेस ले लो और ऊपर से एसिड गिराते जाओ और मिलाते जाओ, हिलाते जाओ। इस तरीके से आखिरकार आपको सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल हल्का सा बता दिया है, और ये इस तरह की एक्टिविटी एग्ज़ाम में आती नहीं है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी नहीं आएंगी, लेकिन जब आप लैब जाओगे तो वहाँ पे फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो फिर लैब जब जाओगे तो वहाँ देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल इसको हल्का फुल्का पढ़ ले, लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि आपने किस किस को आपस में मिलाना है। अब है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आता है राइट द सॉल्ट प्रिपरेशन, यानी सवाल यूँ बनेगा राइट द सॉल्ट प्रिपरेशन बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन इनसॉल्युबल बेस। देखो पहले क्या था, वाटर सॉल्युबल एसिड था, वाटर सॉल्युबल बेस था, अब वाटर इनसॉल्युबल बेस है। बस ये इसमें आपने याद करना है। तो देखो भाई क्या लिखता है, कहता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी चल रहा है और एक एमसीक्यू बना लेते हैं। एमसीक्यू क्या है, मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बात हुई, बात ये हुई इनसॉल्युबल बेस में बी एन अप्रोप्रिएट मेटल ऑक्साइड। कहते हैं अब इनसॉल्युबल बेसिस कौन सी होती हैं, जो मेटल ऑक्साइड हों, जैसे कि हम मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह। ठीक है, अपने ध्यान में लेके चलो। मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट आपने पढ़ा है Na2CO3, स्पेशली MgCO3। तो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती हैं, मेटल कार्बोनेट। और आखिर में आता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ये तो आपको आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मैंने लिखा है बेसिस के लिए, लेकिन वो कहता है कि हमने उन चीज़ों का जिक्र करना है जो इनसॉल्युबल हो, यानी पानी में सॉल्युबल ना हो। तो उन वाले मेटल ऑक्साइड, उन वाले मेटल कार्बोनेट और उन्हीं जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। तो ये जो आपके पास तीन ऑप्शन आ गई, वन ये A B, इसको C मान लो, और आखिर में D का मतलब है ऑल ऑफ दीज। तो ये आपका MCQ तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल वही है, प्रिपरेशन लिखो। तो पहले आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन लिख लेनी है, और फिर आपने आगे आ जाना है क्वेश्चन नंबर 11 में। कहता है दिस मेथड इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ द सेलेक्टेड एसिड विद द सेलेक्टेड बेस। मतलब जो आपने सॉल्ट बनाना है उसी के हिसाब से एसिड और बेस ले लेंगे। ठीक है, विद कांस्टेंट स्टीयरिंग टू इंश्योर दैट द एसिड हैज़ फुली रिएक्टेड विद द बेस। हमने कोशिश करनी है कि हम एसिड और बेस का मुकम्मल तौर पर क्या करें, रिएक्शन करवाएं। लेकिन एक बात याद रखें कि चूँकि बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होती, बेस सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो ये कहता है कि कोशिश करनी है कि मैक्सिमम बेस के साथ रिएक्शन हो जाए। तो कहता है किस तरह होगा, द इनसॉल्युबल बेस और द मेटल। अच्छा, यहाँ मेटल का किताब में जिक्र कर दिया है, तो आप एक मेटल को भी एज अ बेस, यानी बेस तो नहीं है मेटल, वो मेटल है लेकिन उससे सॉल्ट पैदा हो जाएगा, वो भी आगे दिखाते हैं। शुड ऑलवेज बी एडिड इन एक्सेस। ये जो आपके पास है ना, ये भी एक तरह का MCQ बनाया जा सकता है कि हमेशा जो मेटल होगी या बेस होगी, एक्चुअली इनसॉल्युबल बेस होगी, वो आपने हमेशा ज़्यादा मकदार में लेनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़्यादा मकदार में क्यों लेना है इनको। तो वो कहता है ताकि मैक्सिमम रिएक्शन हो जाए, ये एसिड मैक्सिमम इस्तेमाल हो जाए। तो बेस मेटल या मेटल कार्बोनेट को मैक्सिमम लेना है, ज़्यादा मकदार में लेना है। ठीक है, ये बेशक बच जाए, लेकिन एसिड मुकम्मल तौर पर जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट्स बनाएगा। तो ये हमें चाहिए था। यही वो आगे लिखता है फिर फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ द बेस। अब जाहिर सी बात है, बेस और मेटल लिखता है किताब वाला, यानी जाहिर सी बात है बेटा ये कार्बोनेट भी बेसिस के तौर पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, मेटल भी बेस नहीं है, लेकिन ये भी बेस की तरह सॉल्ट बनाती है। और जो बेस है वो तो बेस ही है, बेस एंड एसिड रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट। तो ये सब मकसद सॉल्ट बनाना है। अब कैसे बनाना है ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो। तो बात इतनी सी है कि आपने ये लिए थे ज़्यादा मकदार में, ये तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ एसिड मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के अंदर ये वाली चीज़ें मौजूद होगी। तो वो कहता है फ़िल्टर करके जो इजाफी चीज़ें बच गई हैं और या नहीं कर सकती उनको निकाल दिया जाए। और इवेपोरेट, अब वही पुरानी वाली बात, अब आपने पानी को खुश्क करना है एंड फिल्टर करना है। ठीक है, अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल, फिर ठंडा करना है, और अब बिल आखिर क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएंगी
और आप इस क्रिस्टल्स को हासिल कर लोगे। एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम थोड़ा सा मतलब अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपने बस याद करना है कि आपके पास जिंक होगा और सल्फ्यूरिक एसिड होगा। जिंक मेटल है, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये वाली बात आपने यानी एज एन एग्जाम्पल जरूर याद कर लेनी है। बाकी चीज़ें वही हैं कि आप एक क्या ले लो 25 cm³ या ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लो एक बीकर के अंदर, थोड़ा सा गर्म कर लो, इसमें कुछ मिकदार जिंक के ग्रैन्यूल कहते हैं दानों को, ग्रैन्यूल छोटे छोटे दानों की शक्ल में पीसे हुए हालत में, ये कह लो बिल्कुल छोटे जर्रों की शक्ल में होते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है ना। और फिर उसे हिलाते जाओ, गर्म करते थोड़ा गर्म भी करते रहो और बीकर यानी गर्म एनवायरनमेंट में आपने से हिलाना है, मिलाना है और रिएक्ट करवाना है। फिर उसके बाद फिल्टर कर लेना है ताकि एक्सेस चीज़ या एक्सेस जिंक जो है वो निकल जाए और फिर आपने पानी को उड़ा देना है इवेपोरेट कर कर, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा उसको क्या कहते हैं, बाजू का हमें होता है पानी उड़ाने के लिए बॉइलिंग भी करनी पड़ जाती है, तो बॉयल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। फिर ठंडा कर देना है, ठंडा कर देने के बाद बेटा बिल आखिर वो क्रिस्टल की शक्ल में जो सॉल्ट होगा वो हमें हासिल हो जाएगा, उसको फिल्टर करके सॉल्ट बिल्कुल अलग करके ड्राई किया जा सकता है। तो ये अपने अल्फाजों में लिखा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इतनी अच्छी मतलब हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। बाकी बेटा एक्सरसाइज जो है वो मैंने, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, इसमें मैंने एक्सरसाइज हल करने के बाद डाल दी है। पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा सकते हैं, या आपको पता है umairkhanacademy.com पर जाएंगे तो वहीं पर आपके पास क्लास 10 है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लास 10 से आगे चलकर आपको सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे और ये नोट्स जो हैं जिसमें CRQs हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, इसको कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा नाइट्रोजन सल्फर के बारे में होगा, तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।